अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम पॉइंटर्स को पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था और हमने देखा था कि हम एज ए रेफरेंस पॉइंटर्स को जो है वो कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है, या रिटर्न बाय रेफरेंस हम कैसे करते हैं। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि हम जो फंक्शन को हम कैसे इन्वोक करते हैं पॉइंटर्स को एज ए पैरामीटर जब हम पास करते हैं, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या है, हमारे पास क्या कह रहा है कि when the pointer are passed to function when the pointer are passed to the function, the address of actual argument in the calling function are copied into formal arguments of the calling function, ठीक है। इसमें क्या है कि जब भी हम पॉइंटर जो है फंक्शन को पास करते हैं तो उसमें क्या, जब भी हम पॉइंटर फंक्शन को पास करते हैं तो एड्रेस, एक्चुअल एड्रेस जो हमारे पास एक्चुअल आर्गुमेंट का जो एड्रेस हो रहा है, एड्रेस होता है जो फंक्शन के अंदर कॉल होता है, वो हमारे पास इनफॉर्मल आर्गुमेंट में कॉपी हो जाता है। वो उस फंक्शन के इनफॉर्मल आर्गुमेंट में कॉपी हो जाता है जिस फंक्शन को जो फंक्शन कॉल कर रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या, दैट मीन्स इन द कॉल्ड फंक्शन वट एवर चेंजेस वी मेक इन द फॉर्मल आर्गुमेंट द एक्चुअल आर्गुमेंट आल्सो गेट चेंज। एक्चुअल आर्गुमेंट जो एक्चुअली वैल्यूज हमने पास की होती हैं, अगर हमारे पास जो कॉलिंग फंक्शन है जिसको हमने कॉल किया हुआ है, ठीक है, अगर हम उस इस ऊपर वाली लाइन का मतलब क्या है कि जो भी कॉलिंग फंक्शन है उसमें अगर हम कोई भी चेंज करेंगे, ठीक है, उन फॉर्मल आर्गुमेंट्स में जो कि हमने पास किए हुए हैं, तो जो एक्चुअल आर्गुमेंट हमारे जिस फंक्शन ने कॉल किया है उसके एक्चुअल आर्गुमेंट्स में भी चेंज हो जाएंगे। कॉल्ड फंक्शन वो फंक्शन होगा जिसको हमने कॉल किया हुआ है और कॉलिंग फंक्शन वो होगा जिस फंक्शन ने कॉल किया हुआ है, ठीक है। तो अगर हमारे पास हम जो फंक्शन कॉल्ड हुआ हुआ है उसमें अगर कोई भी चेंज करेंगे तो हमारे पास एक्चुअल आर्गुमेंट के अंदर भी चेंज हो जाएगी। दिस इज बिकॉज फॉर्मल आर्गुमेंट कंटेन द रेस्ट ऑफ एक्चुअल आर्गुमेंट। इसमें क्या मसला है, इसमें क्या बात है, इसकी किस वजह से होगा कि हमारे पास जो फॉर्मल आर्गुमेंट्स हैं उनमें हमारे पास एक्चुअल आर्गुमेंट्स का एड्रेस होता है एंड पॉइंट टू द मेमोरी लोकेशन वेयर एक्चुअल आर्गुमेंट और वो वेयर एक्चुअल आर्गुमेंट्स आर स्टोर, और वो उस मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहे होते हैं जहाँ पर हमारे पास एक्चुअल आर्गुमेंट्स, एक्चुअल वैल्यूज जो हैं वो स्टोर हुई होती हैं। तो इसको हम देखते हैं कि एग्जाम्पल में ये कैसे होगा। हम कहते हैं कि यहाँ पे हमारे पास हमने पास बाय पॉइंटर्स, ठीक है, कंसीडर द प्रोग्राम ऑफ स्वैपिंग टू वेरिएबल्स विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर। अब इसमें क्या है कि हम जो पीछे बात कर रहे थे कि हम पॉइंटर्स की मदद से जो है वो कैसे पास कर सकते हैं वैल्यूज। तो इसमें क्या है कि हमने एक फंक्शन ले लिया है स्वैप का, ठीक है, जिसमें हमने फंक्शन के आर्गुमेंट के तौर पे दो वेरिएबल्स पास, दो पॉइंटर्स पास किए हैं m और n, ठीक है। अब इसमें हमने स्वैप के फंक्शन में एक वेरिएबल ले लिया टेम्प, जो टेम्परेरी वैल्यू स्टोर करेगा। उस टेम्प को हमने पॉइंटर m की वैल्यू दे दी, ठीक है, और फिर हमने पॉइंटर m को कहा कि पॉइंटर n की वैल्यू पॉइंटर m में स्टोर हो जाए, क्योंकि हम स्वैपिंग परफॉर्म कर रहे हैं और जो n है उसके अंदर हमारे पास टेम्प की वैल्यू आ जाए। अब इसमें क्या होगा कि हमारे पास हमने इनिशियलाइज किए हैं दो वेरिएबल a और b 6 से, ठीक है। अब ये हमारे पास एक्चुअल वैल्यूज है। अब इसमें क्या है कि हमने कहा जी कि वैल्यू ऑफ ए जो है वो भी प्रिंट करा दो और वैल्यू ऑफ बी भी प्रिंट करा दो, तो हमारे पास एक्चुअल वैल्यूज जो है वो दोनों प्रिंट हो गई हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है कि हमने स्वैपिंग फंक्शन परफॉर्म करना है, तो हमने रेफरेंस पास किया है ए और बी को पॉइंटर m और n के लिए, ठीक है। a और b जो है वो हमारे पास एज रेफरेंस पास हुए हैं। एज रेफरेंस पास होने का मतलब क्या है कि a और b का जो एड्रेस है वो हमारे पास m और n को पास होगा फंक्शन में, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, हम लोग a और b का एड्रेस बेसिकली पास कर रहे हैं स्वैप के फंक्शन को, ठीक है। और इसमें क्या है, ये हमारे पास रेफरेंस पास हो रहे हैं और यहाँ पर हमारे पास हमने दो पॉइंटर क्रिएट किए हुए हैं, जो कि पॉइंटर m जो है वो रेफरेंस एड्रेस लेगा a का, ठीक है। पॉइंटर m में a का एड्रेस जाएगा जो कि फिर उसकी वैल्यू वहां से उठा के लाएगा, ठीक है, उस एड्रेस से उसकी वैल्यू लेगा। इसी तरह जो एड्रेस b है, रेफरेंस b है, उसकी वैल्यू हमारे पास n में उसका एड्रेस जाएगा जो कि उस एड्रेस के ऊपर जो वैल्यू पड़ी होगी वो हमें ला के देगा। जब हमारे पास ये वैल्यूज एज रेफरेंस पास होंगी तो हमारे स्वैप का फंक्शन कॉल होगा। इसमें क्या होगा कि हमारे पास टेम्प में हमारे पास क्या हो गया, पॉइंटर m की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। हमारे पास b की जो a वैल्यू एज रेफरेंस पास हुआ तो a एड्रेस के ऊपर जो वैल्यू पड़ी है वो हमारे पास इस टाइम पॉइंटर m के अंदर पड़ी है, ठीक है। पॉइंटर m उस वैल्यू को शो कराएगा। पॉइंटर m में अब हमारे पास क्या a की वैल्यू आ जाएगी टेम्प में a इज इक्वल टू 5,
temp इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह पॉइंटर m में हम पॉइंटर n की वैल्यू स्टोर कर देंगे। तो पॉइंटर n जो है उसने क्या ली हुई, क्या कौन सा एड्रेस लिया हुआ है, b का एड्रेस लिया हुआ है, और b के एड्रेस पे क्या वैल्यू पड़ी है, 6 वैल्यू पड़ी है, तो वो n हमारा पॉइंटर m के अंदर स्टोर कर देगा। पॉइंटर m में हमारे पास जो पॉइंटर m में अब जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या हो जाएगी, वो हमारे पास 5 हो जाएगी। ठीक है, इस तरह n जो है उसमें हमारे पास हम टेम्प की वैल्यू डाल देंगे। n में क्या हुआ कि टेम्प में हमारे पास क्या पड़ा था, 5 पड़ा था, तो n की वैल्यू हो गई 5। तो हमारे पास इस तरह से क्या हुआ कि हमने जब यहाँ पे एज रेफरेंस वैल्यूज पास की तो हमारे पास यहाँ पे कॉलिंग फंक्शन के अंदर वैल्यूज जो है वो चेंज हो गई हैं। अब यहाँ पे m की वैल्यू हो चुकी है 6, ठीक है, और n की वैल्यू हो गई है 5। तो हमारे पास यहाँ पे स्वैपिंग परफॉर्म हुई है। आफ्टर स्वैपिंग जो यहाँ पे फंक्शन जो है वैल्यूज रिटर्न होंगी फंक्शन को। ठीक है, और यहाँ पे स्वैपिंग के बाद हमारे पास a की वैल्यू और b की वैल्यू क्या प्रिंट होगी, a हमारे पास 6 प्रिंट होगा और 5 हमारे पास b जो है वो हमारे पास b की वैल्यू 5 आ जाएगी। तो इस तरह से जब हम पॉइंटर्स को फंक्शन के अंदर पास करते हैं तो इस तरह से हमारे पास वैल्यूज चेंज हो जाती हैं। ठीक है, उसके बाद वो क्या कहता है कि हमारे पास हम अगर कंपेयर करेंगे पास बाय वैल्यू, पास बाय रेफरेंस और पास बाय पॉइंटर में क्या डिफरेंस है। ठीक है, पास बाय वैल्यू क्या है, सेपरेट मेमोरी इज एलोकेटेड टू फॉर्मल पैरामीटर्स। अगर हम पास बाय वैल्यू करें, हम इसमें सिर्फ वैल्यूज पास करें, कोई भी हम जो है वो साथ में रेफरेंस या पॉइंटर यूज ना करें, तो हमारे पास क्या होगा कि सेपरेट मेमोरी हर जो है वो जो हमारे पैरामीटर्स होंगे जो हम पास कर रहे हैं उनके लिए सेपरेट मेमोरी जो है वो एलोकेट हो जाएगी। पास बाय रेफरेंस अगर हम यूज करें तो उसमें क्या होगा, फॉर्मल और एक्चुअल पैरामीटर शेयर द सेम मेमोरी स्पेस। इसमें दोनों जो पास हो रहा है और जिसको पास किया जा रहा है, दोनों पैरामीटर जो है वो सेम मेमोरी स्पेस शेयर करेंगे। पास बाय पॉइंटर क्या है, फॉर्मल पैरामीटर कंटेन द एड्रेस ऑफ एक्चुअल पैरामीटर। जो हमारे फॉर्मल पैरामीटर्स हैं वो क्या करेंगे, एक्चुअल पैरामीटर का एड्रेस लेंगे। अगर हम पिछले प्रोग्राम में देखें तो यहाँ पे क्या हुआ था कि यहाँ पे ये हमारे यहाँ पे वो क्या बात कर रहा है, यहाँ पे वो कह रहा है कि हमारे जो फॉर्मल पैरामीटर हैं वो एक्चुअल पैरामीटर का एड्रेस लेंगे। अब हमारे पास जो एक्चुअल पैरामीटर है वो हमारे पास क्या है, a और b हमारे पास एक्चुअल पैरामीटर हैं। ठीक है, और m और n जो है वो इन पैरामीटर्स का एड्रेस ले रहे हैं, क्योंकि स्वैप के फंक्शन में हमने जब एज रेफरेंस पास किया तो ये जो हमारे पास फॉर्मल पैरामीटर्स उन्होंने एक्चुअल पैरामीटर्स का एड्रेस कंटेन किया। ठीक है, तो वो यहाँ पर सिंपल ये बात कर रहा है। इसमें क्या है, सेकंड पॉइंट वो कह रहा है कि चेंजेस डन इन फॉर्मल पैरामीटर्स आर नॉट रिफ्लेक्टेड इन एक्चुअल पैरामीटर्स। जो भी चेंजेस हम फॉर्मल पैरामीटर्स के अंदर करेंगे वो एक्चुअल पैरामीटर्स के अंदर चेंज नहीं होगा। ठीक है, बाय रेफरेंस, पास बाय रेफरेंस अगर हम करेंगे तो वो क्या कहते हैं कि जो भी चेंजेस हम अपने फॉर्मल पैरामीटर्स के अंदर करेंगे वो हमारे पास एक्चुअल पैरामीटर्स के अंदर भी चेंज हो जाएंगी। ठीक है, अगर हमारे पास फॉर्मल पैरामीटर की वैल्यू चेंज होगी तो हमारी एक्चुअल पैरामीटर की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। पास बाय पॉइंटर क्या है कि चेंजेस डन इन फॉर्मल पैरामीटर्स आर रिफ्लेक्टेड इन एक्चुअल पैरामीटर। जो भी चेंजेस हम फॉर्मल पैरामीटर्स के अंदर करेंगे वो हमारे पास एक्चुअल पैरामीटर्स के अंदर भी चेंज हो जाएगी। अब इसमें कैसे एग्जांपल दी हुई है, अब यहाँ पे देखिए हमारे पास y की वैल्यू है 10। ठीक है, तो उसमें वो क्या कह रहा है कि जब हमने y की सी आउट y की वैल्यू प्रिंट करवा ली, क्यूब का फंक्शन कॉल किया, y को मतलब हमने डायरेक्ट y की वैल्यू ही पास की है, तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे इसमें चेंजेस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिंपल वही वैल्यू प्रिंट होगी जो हमारी एक्चुअल y की वैल्यू है। अब इसमें क्या है कि हम जब रेफरेंस पास करते हैं वैल्यू को, हम y को एज ए रेफरेंस पास करें। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या है कि y जो है वो एज ए रेफरेंस जा रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है कि जो भी वैल्यू x की चेंज हो जाएगी वो हमारे पास y की बन जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास पहले y की वैल्यू 10 प्रिंट हुई थी, उसके बाद नेक्स्ट जब हमने एज रेफरेंस पास किया, ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा कि जो एक्चुअल वैल्यू है y की वो भी चेंज होगी, वो होगी है 1000। ठीक है, ये x हमारा फॉर्मल पैरामीटर है, अगर इसमें चेंज हो गई वैल्यू तो हमारे पास y की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। पास बाय पॉइंटर जब हम करते हैं तो हमारे पास क्या होगा कि यहाँ पे हमने एज रेफरेंस हमने यहाँ पे जो है y का एड्रेस जो है वो पॉइंटर x को पास किया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसमें हमारे पास क्या होगा, इसने इसका एड्रेस लिया और इस एड्रेस के ऊपर जो भी वैल्यू पड़ी थी उसको उसने कैलकुलेट करके दे दिया। तो अब क्या हुआ कि जो एक्चुअल वैल्यू थी y की वो भी जब हमने पास बाय पॉइंटर किया तो उसमें क्या हुआ, फॉर्मल पैरामीटर
जो है वो जो भी चेंजेस फॉर्मल पैरामीटर के अंदर हुई, यहाँ पे जब चेंज हुई वैल्यू तो हमारे पास यहाँ पे भी चेंज रिफ्लेक्ट होना शुरू हो गया। तो हमारे पास जो y की वैल्यू प्रिंट होगी वो 1000 प्रिंट होगी। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास ये हमारे पास डिफरेंस है पास बाय वैल्यू, पास बाय रेफरेंस एंड पास बाय पॉइंटर। उसके बाद यहाँ पे उसने डायग्रामेटिकली भी रिप्रेजेंट कर दिया हुआ है कि किस तरह से है। पास बाय वैल्यू है तो हमारे पास सिंपल हमने वैल्यू पास की है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि दोनों वेरिएबल्स जो y और x हैं दोनों के लिए सेपरेट मेमोरी लोकेशन जो है वो एलोकेट हो गई हैं। मेमोरी डायग्राम अगर हम देखें, ठीक है, तो पास बाय वैल्यू में क्या हुआ कि दोनों के लिए हमने जब पीछे बात की थी कि दोनों के लिए सेपरेट मेमोरी एलोकेट होगी। पास बाय रेफरेंस में क्या होगा कि दोनों वेरिएबल जो है वो सेम मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करेंगे। अगर एक में चेंज होगा तो दूसरे में भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, अगर जो हमारे फॉर्मल पैरामीटर जो x है, अगर x वैल्यू चेंज करता है तो उसके में क्या होगा, y की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। ठीक है, उसमें अब इसमें क्या पास बाय पॉइंटर में क्या है कि यहाँ पे हम जब एड्रेस पास करें y का तो उस x के अंदर, इस x पॉइंटर के अंदर हमारे पास इस y का एड्रेस आ जाएगा, इस y का मेमोरी एड्रेस आ जाएगा और ये दोनों सेम लोकेशन को पॉइंट करेंगे। यहाँ पर भी हमारे पास कोई सेपरेट मेमोरी जो है वो एलोकेट नहीं होगी। ठीक है, दोनों एक ही मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करेंगे। जो हमारे पास x में चेंज रिफ्लेक्ट होगा, जो हमारे पास x में चेंज आएगा वो हमारे पास y में चेंज आएगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास x जो है वो उसी सेम वेरिएबल की लोकेशन उसने होल्ड की हुई है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है कि फंक्शन जो है वो जब पॉइंटर रिटर्न करते हैं तो उसमें क्या है, द जनरल फॉर्म ऑफ प्रोटोटाइप ऑफ फंक्शन रिटर्निंग अ पॉइंटर। एक फंक्शन जब पॉइंटर रिटर्न करता है तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसको देख लेते हैं। अब इसमें क्या है हमारे पास कि ये हमारे पास डाटा टाइप है। ठीक है, जर्नल सेंटेक्स जो है वो इसका ये है और यहाँ पे हम डाटा टाइप देंगे, यहाँ पे हम डीरेफरेंस ऑपरेटर यूज करेंगे, ये हमारे पास फंक्शन का नेम होगा और ये हमारे पास आर्गुमेंट लिस्ट होगी। अब इसमें क्या है कि हमारे पास डाटा टाइप आप कोई भी रख सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास प्रोग्राम है जिसमें हमने मिनिमम फाइंड करना है, पॉइंटर को कंसेप्ट यूज करते हुए 2 नंबर्स में से मिनिमम नंबर जो है वो फाइंड आउट करना है। अब इसमें वो क्या कह रहा है कि यहाँ पे हमारे पास उसने क्या किया है कि हमने फंक्शन में जो कोई एक फंक्शन है वो हमने पॉइंटर फंक्शन ले लिया है मिनिमम के नाम से। उसमें हमने 2 इंटीजर टाइप ले ली है, इंटीजर वैल्यूज ले ली हैं जिसमें हमने सिर्फ रेफरेंस साइन यूज किया हुआ है। ठीक है, वो क्या कहता है कि ये फंक्शन क्या करेगा, अगर x लेस देन y है तो ये एड्रेस ऑफ x रिटर्न करेगा और अगर नहीं है तो ये एड्रेस ऑफ y रिटर्न करेगा। अब मेन फंक्शन के अंदर क्या है हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं, यहाँ a b और c। ठीक है, यहाँ पे a और b सिंपल वेरिएबल्स हैं और ये c जो है हमारे पास पॉइंटर है। ठीक है, यहाँ पे हमने इंटीजर टाइप का एक पॉइंटर वेरिएबल ले लिया। अब इसमें क्या कर रहा है कि हम कहते हैं यूजर कहते हैं, यूजर से हमने ले लिया कि यूजर कोई भी वैल्यू एंटर कर दे। ठीक है, तो ए और बी में हमने यूजर से 2 वैल्यूज ले ली और यहाँ पे हमने पॉइंटर को साइन किया। यहाँ पे हमारे पास मिनिमम का फंक्शन कॉल हो रहा है। ठीक है, ये हमारे पास सी पॉइंटर टाइप वेरिएबल है, यहाँ पे कोई वैल्यू पॉइंटर टाइप की ही रिटर्न होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास हम मिनिमम फंक्शन कॉल करेंगे जिसमें ये ए और बी जो हमने यूजर से वैल्यू लिए हैं ये पास होंगी। यहाँ पर जब ये वैल्यूज पास होंगी तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो क्या होगा, यहाँ पर ये हमारे पास जो फंक्शन है इसकी रिटर्न टाइप है पॉइंटर। ठीक है, ये इंटीजर टाइप का फंक्शन है जो कि कोई भी पॉइंटर वैल्यू रिटर्न करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास एड्रेसेस आ गए, ए और बी के एड्रेस आ गए। ठीक है, अब वो कहता है कि यहाँ पर जब ये हमारे पास ए और बी की वैल्यूज एज ए रेफरेंस पास होंगी, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि ये हमारे पास क्या करेगा, वैल्यू कंपेयर करेगा। एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास, एक्स की वैल्यू हमारे पास लेट सपोज 2 है या 3 है, 3 तो 4 है, y की वैल्यू 4 है, 3 लेस देन है 4 से, तो ये क्या कर देगा, ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी और ये एड्रेस ऑफ x जो है वो रिटर्न कर देगा। ठीक है, एड्रेस ऑफ x रिटर्न करने का क्या मतलब है, जब हमारे पास ये एड्रेस x रिटर्न होगा तो यहाँ पे हमारे पास रिटर्न टाइप है पॉइंटर। तो ये एड्रेस जो है वो हमारे पास इस एड्रेस जो पॉइंटर है उसके ऊपर जो भी एड्रेस पड़ा होगा ये उसकी वैल्यू हमारे पास उठा के ले आएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एड्रेस रिटर्न होगा। ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा, जब हमारे पास एड्रेस रिटर्न होगा तो हमारे पास
सी है यहाँ पर, जो कि एक पॉइंटर टाइप का वेरिएबल है। तो वो क्या करेगा, उस एड्रेस को पॉइंट करना शुरू कर देगा, और जब हमने अपनी वैल्यू आउटपुट करानी होगी तो यहाँ पे हमारे पास हम लिख देंगे स्टैटिक सी। अगर हम स्टैटिक सी लिख देंगे तो इसका मतलब है कि ये उस एड्रेस की वैल्यू प्रिंट कर देगा। अगर हम यहाँ पे सिंपल सी लिखेंगे तो क्योंकि उसमें एड्रेस रिटर्न हुआ है तो वो हमारे पास एड्रेस लिख देगा, लेकिन यहाँ पे फिर वो एड्रेस तब रिटर्न होगा जब हमारे यहाँ पे पॉइंटर नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे हमारे पास पॉइंटर रिटर्न है इस फंक्शन की, तो इसलिए हमारे पास यहाँ पे पॉइंटर टाइप वेरिएबल जो है वो वैल्यू एड्रेस रिटर्न होगा, लेकिन यहाँ पे हमारे पास हाँ वो उस एड्रेस को पॉइंट करना शुरू कर देगा पॉइंटर, ठीक है। तो वहाँ पे जब हम स्टैटिक के साथ लेंगे तो हमारे पास वो वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। इसके बाद क्या है जी, हमारे पास हम कहते हैं कि हम डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन ऑपरेटर्स भी यूज करते हैं। C++ डायनेमिकली एलोकेट मेमोरी फ्रॉम द फ्री स्टोर और हीप और पूल द पूल ऑफ अनएलोकेटेड हीप मेमोरी प्रोवाइडेड टू द प्रोग्राम। अब इसमें वो क्या कहता है कि हम लोग C++ में मेमोरी डायनेमिकली भी एलोकेट करते हैं, ठीक है। वो डायनेमिक मेमोरी कहाँ से आती है, वो हमारे पास फ्री स्टोर से आती है, या जिसे हम हीप कहते हैं या पूल कहते हैं, ठीक है। तो हमारे पास बेसिकली हीप से जो मेमोरी आ रही होती है वो हम डायनेमिकली एलोकेट कर देते हैं। द पूल ऑफ अनएलोकेटेड हीप मेमोरी वो होती है जो अनएलोकेटेड होती है, वो लॉट नहीं हुई होती, ठीक है, और हम वो प्रोग्राम को प्रोवाइड कर सकते हैं एट रन टाइम। देयर आर टू यूनरी ऑपरेटर, इसमें क्या है हमारे पास न्यू एंड डिलीट, ये हमारे पास दो यूनरी ऑपरेटर इसमें यूज होंगे, जो कि क्या करेंगे, मेमोरी एलोकेशन और डी एलोकेशन रन टाइम पे मेमोरी कैसे एलोकेट होगी और कैसे डी एलोकेट होगी, ये उसके लिए हम ऑपरेटर्स यूज करते हैं डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के लिए। अगर हमने डायनेमिकली प्रोग्राम को मेमोरी एलोकेट करनी है तो हम न्यू का ऑपरेटर यूज करेंगे। अगर हमारा काम खत्म हो गया और हमें मेमोरी नहीं चाहिए तो हम मेमोरी जो है वो डायनेमिकली यूजिंग डिलीट ऑपरेटर डिलीट करेंगे। उसके बाद क्या कहते हैं जी, मेमोरी मैप। C++ के अंदर मेमोरी मैप क्या है, मेमोरी जो है वो हमारे पास 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड होती है। जैसे प्रोग्राम कोड, इट होल्ड्स द कंपाइल कोड ऑफ द प्रोग्राम। जो हमारे पास प्रोग्राम का कोड होता है वो क्या करता है, जितना भी आपका प्रोग्राम का कोड कंपाइल्ड हुआ होता है वो होता है उसमें, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं, दे रिमेन इन द मेमोरी एज लॉन्ग एज प्रोग्राम कंटिन्यूज। जब तक हमारा प्रोग्राम चलता रहता है हमारे ग्लोबल वेरिएबल्स मेमोरी के अंदर रहते हैं। उसके बाद स्टैक क्या है, इट इज यूज फॉर होल्डिंग रिटर्न एड्रेसेस एट फंक्शन कॉल्स। स्टैक क्या करता है, हमारे पास जितने भी एड्रेसेस रिटर्न हो रहे होते हैं फंक्शन कॉल्स के टाइम पे या आर्गुमेंट्स में पास हो रहे होते हैं, ठीक है, एज आर्गुमेंट फंक्शन को पास हो रहे होते हैं, या हमारे पास जितने भी फंक्शन के लोकल वेरिएबल्स होते हैं, या जो भी आपकी सीपीयू की करंट स्टेट होती है वो सारा कुछ आपका स्टैक होल्ड करता है। स्टैक में रिटर्न एड्रेसेस होल्ड होल्ड करता है, ठीक है। फंक्शन कॉल के टाइम पे जो भी एड्रेसेस रिटर्न हुए होते हैं वो होल्ड करता है। फंक्शंस को जितने भी आर्गुमेंट्स पास होते हैं वो होल्ड करता है, ठीक है। जो जितने भी फंक्शंस के लिए लोकल वेरिएबल्स होते हैं आपका स्टैक वो भी होल्ड करता है। और सीपीयू की करंट स्टेट जो है वो रनिंग स्टेट है, वेटिंग है, कौन सी स्टेट है, आपका स्टैक जो है उसको भी होल्ड करता है। हीप मेमोरी क्या है, इट इज अ रीजन ऑफ फ्री मेमोरी फ्रॉम विच चंक्स ऑफ मेमोरी आर एलोकेटेड बाय डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन फंक्शंस। पीछे भी हमने डिस्कस किया है कि डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन जब हमने करनी है या मेमोरी डीएलोकेट करनी है तो हम दो ऑपरेटर्स उसमें यूज करते हैं, न्यू और डिलीट। हीप क्या है, ये हमारे पास फ्री मेमोरी एलोकेशन का एक ऐसा रीजन है जिसमें से हम कुछ चंक्स में मेमोरी जो है वो अपने प्रोग्राम को एलोकेट करते हैं, और इसमें हमारे पास डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन फंक्शंस न्यू और डिलीट के थ्रू हम ये काम कर सकते हैं। यहाँ पे डायग्राम दी गई है, ये स्टैक है, ये हीप है, और इसमें हमारे पास ग्लोबल वेरिएबल्स भी होते हैं और प्रोग्राम कोड भी होता है। ये हमारे पास स्टैक मेमोरी है, ये हीप मेमोरी है, ये हमारे पास इस तरह से पार्टीशन हुई हुई है, ग्लोबल मेमोरी और प्रोग्राम कोड मेमोरी, ठीक है। इसमें सारा का सारा कंपाइल कोड पड़ा होता है। ग्लोबल वेरिएबल के अंदर मेमोरी में वो वेरिएबल जो कि प्रोग्राम जितनी देर चल रहा है वो सारे वेरिएबल्स यहाँ पे इस जगह पे स्टोर होते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड होती है मेमोरी। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या है, न्यू ऑपरेटर में हम किस तरह से काम करते हैं जब हमने मेमोरी एलोकेट करनी है, ठीक है। तो इसमें क्या कहता है कि न्यू ऑपरेटर इज यूज्ड टू एलोकेट मेमोरी ऑफ साइज इक्वल टू इट्स ऑपरेंड एंड रिजल्ट एंड रिटर्न द एड्रेस टू द बिगनिंग ऑफ द न्यू ब्लॉक ऑफ मेमोरी एलोकेटेड। अब इसमें क्या कह रहा है कि हमारे पास हम न्यू ऑपरेटर के थ्रू जो मेमोरी एलोकेट करते हैं वो हमारे पास हमारे ऑपरेंड के साइज के इक्वल होती है, ठीक है। और
इसमें जो एड्रेस रिटर्न होता है वो हमारे पास जो न्यू मेमोरी ब्लॉक एलोकेटेड होता है उसका बिगनिंग एड्रेस होता है। जो न्यू मेमोरी एलोकेट हुई उसका जो फर्स्ट एड्रेस होगा वो इसके थ्रू भी रिटर्न होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल है जो कि पॉइंटर है और यहाँ पे हमारे पास आई है। ठीक है, और हम कहते हैं कि हमने इसको डायनेमिकली रन टाइप पे मेमोरी एलोकेट किया है, तो हमने न्यू किया और यहाँ पे इंटीजर जो इसका साइज है उसके मुताबिक हमने इसको मेमोरी जो है वो एलोकेट कर दी। अब इसमें क्या है, इन द अबव एग्जांपल न्यू ऑपरेटर एलोकेट मेमोरी ऑफ साइज 2 बाइट्स। अब इसमें बेसिकली कहने का मकसद क्या है कि हमारे पास जो अबव एग्जांपल है, ये जो हमारे पास हमने एग्जांपल देखी है स्टेटमेंट, इसमें न्यू ऑपरेटर ने क्या किया है, मेमोरी जो एलोकेट की है वो 2 बाइट्स की सिर्फ मेमोरी एलोकेट की है। ठीक है, यहाँ पे जो साइज है उसका रिक्वायर उसके मुताबिक उसने उसको मेमोरी एलोकेट की है एट द रन टाइम एंड रिटर्न द एड्रेस टू द बिगनिंग ऑफ द न्यू ब्लॉक ऑफ मेमोरी एलोकेटेड। अब वो क्या करेगा, जो मेमोरी इसको एलोकेट हुई है उस मेमोरी एलोकेशन ब्लॉक का जो बिगनिंग एड्रेस होगा, जो स्टार्टिंग एड्रेस होगा, वही ये ऑपरेटर रिटर्न करेगा। दिस एड्रेस इज स्टोर्ड इन द पॉइंटर वेरिएबल आई। अब जाहिर है ये जो एड्रेस होगा वो किसी न किसी जगह पे स्टोर तो होगा, तो उसके लिए हमने क्या यूज किया, यहाँ पे हमने ये अपना पॉइंटर यूज किया जिसमें ये जो मेमोरी न्यू मेमोरी ब्लॉक का बिगनिंग एड्रेस रिटर्न होगा ये हमारे पास स्टोर होगा। द मेमोरी एलोकेटेड यूजिंग न्यू ऑपरेटर, ये जो हमारे पास मेमोरी एलोकेट हुई है न्यू ऑपरेटर के थ्रू, कैन ऑल्सो बी इनिशियलाइज्ड एट द टाइम ऑफ एलोकेशन इटसेल्फ। जब हम क्या करते हैं कि हम जो न्यू ऑपरेटर के थ्रू मेमोरी एलोकेट की है हम इसको इनिशियलाइज भी कर सकते हैं, उसी टाइम पे ये सेल्फ एलोकेशन भी कर सकता है। ठीक है, रन टाइम के ऊपर ही आप इसको एलोकेशन भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए करेक्टर है, यहाँ पे हमने पॉइंटर यूज किया है कि जो जाहिर है हमने मेमोरी का एड्रेस भी जो है वो स्टोर करना है। तो यहाँ पे हमने न्यू न्यू और करेक्टर, हमने अब करेक्टर के लिए मेमोरी रिजर्व करनी है तो यहाँ पे हमने उसको इनिशियलाइज भी कर दिया है। ठीक है, जो यहाँ ऊपर वो बात कर रहा है कि आप मेमोरी एलोकेशन जब न्यू ऑपरेटर के थ्रू कर रहे होते हैं तो आप उसी टाइम पे एलोकेशन भी इनिशियल एलोकेशन को इनिशियलाइज भी कर सकते हैं। जो अब करेक्टर टाइप की मेमोरी एलोकेट हुई है उसको हमने एक करेक्टर से इनिशियलाइज कर लिया। दिस स्टेटमेंट विल एलोकेट 1 बाइट ऑफ मेमोरी। अब इसके थ्रू क्या है कि हमने जब डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट की तो इसमें हम उसने सिर्फ एक करेक्टर की मेमोरी जो है वो एलोकेट की क्योंकि हमें रिक्वायर इतनी है। तो डायनेमिक में बेसिकली एलोकेट करने का मेमोरी फायदा ये होता है कि जितनी आपको रिक्वायर होती है आप उस हिसाब से एलोकेट कर लेते हैं। ठीक है, जो स्टैटिक होती है उसमें हमारी मेमोरी जो है वो उतनी शायद हमें रिक्वायर ना हो लेकिन हम उससे ज़्यादा रिजर्व कर लेते हैं तो वो मेमोरी वेस्ट होती रहती है और यूज भी नहीं होती। विल एलोकेट 1 बाइट ऑफ मेमोरी फ्रॉम फ्री स्टोर, सिर्फ 1 बाइट जो है वो डायनेमिक रन टाइम के ऊपर ही हमें दे देगा, एलोकेट कर देगा। स्टोर द वैल्यू ऑफ वैल्यू ए इन इट। ठीक है, वो उस मेमोरी के ऊपर जो मैं एलोकेट हुई है उसके ऊपर उसने इनिशियलाइज भी कर लिया एलोकेशन के साथ साथ, तो वहाँ पे ए वैल्यू जो है वो राइट हो जाएगी। मेक द पॉइंटर पीटीआई पॉइंट्स टू इट। अब जो पॉइंटर की हमने बात की थी उसने उसका जो बिगनिंग एड्रेस न्यू ऑपरेटर ने रिटर्न किया उस मेमोरी ब्लॉक का पॉइंटर जो है वो उस लोकेशन को पॉइंट करना शुरू कर देगा। ये तो हो गई कि हमने मेमोरी एलोकेट कैसे करनी है। अब अगर हमें हमारे पास मेमोरी हमने रन मेमोरी एलोकेट की लेकिन अब हमारा काम खत्म हो गया तो ऑटोमेटिकली तो नहीं होगी, तो हमें उसे डायनेमिकली डी एलोकेट भी करना पड़ता है। डिलीट ऑपरेटर इज यूज टू डी एलोकेट मेमोरी विच वाज एलोकेटेड यूजिंग न्यू। ठीक है, न्यू ऑपरेटर के थ्रू जो आपने मेमोरी एलोकेट की थी डायनेमिकली, आप उसको डिलीट ऑपरेटर के थ्रू जो है उस मेमोरी को डिलीट भी करेंगे। तो उसमें हम सिंपल डिलीट का कीवर्ड यूज करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम आई कर देंगे क्योंकि आई हमारा वो जो फर्स्ट एग्जांपल जिसमें हमारे पास आई पॉइंटर था, तो डिलीट आई कर देंगे तो वो मेमोरी हमारी डिलीट हो जाएगी। द अबव कमांड विल डी एलोकेट द मेमोरी पॉइंटेड टू बाय द पॉइंटेड वेरिएबल आई। अब जो ये पॉइंटर वेरिएबल आई जिस मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा था, सिंपल हमने उसके साथ डिलीट आई कर दिया तो वो जो मेमोरी हमारे पास एलोकेट हुई भी थी न्यू के थ्रू, तो वो हमारे पास डिलीट के थ्रू वो डी एलोकेट हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट कहता है कि स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन और डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में क्या फर्क है। स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन क्या है, द अमाउंट ऑफ मेमोरी टू बी एलोकेटेड इज नोन बिफोर हैंड। ठीक है, आप उतनी अमाउंट ऑफ मेमोरी एलोकेट कर लेते हैं कि आपको खुद भी नहीं पता होता कि आपने इतना काम करना भी है कि नहीं। लेट्स सपोज मैं अरे की बात कर लेती हूँ, हम लोग जी एक बाजू का इनिशियलाइज करते हुए 100 दे देते हैं साइज। ठीक है, लेकिन हमें हो सकता है सिर्फ 20 वेरिएबल्स हमें स्टोर करने हो, तो वो जो हमारे पास 80
जो बाकी स्पेसेस है, जो 80 मेमोरी लोकेशन रिजर्व हो चुकी हैं, वो हमारे पास वेस्टेज है। हमें पता ही नहीं है कि हमने कितना काम करना है, लेकिन हम इतनी ज़्यादा मेमोरी जो है वो एलोकेट कर लेते हैं। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, द अमाउंट ऑफ मेमोरी टू बी एलोकेटेड इज नॉट नोन बिफोर हैंड, इट इज एलोकेटेड डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट। ठीक है, इसमें क्या है कि अगर हमें अमाउंट ऑफ मेमोरी कितनी चाहिए हमारे प्रोग्राम को, वो हमें पहले से नहीं पता, तो हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि डायनेमिक है, हम रन टाइम पे एलोकेट कर सकते हैं। तो हम रिक्वायरमेंट के मुताबिक, अगर हमें 2 बाइट्स चाहिए या 1 बाइट चाहिए, ठीक है, या 2 बाइट्स चाहिए, 4 बाइट्स चाहिए, 8 बाइट्स चाहिए, जितनी भी चाहिए, तो हम वो साइज़ दे के उसके साथ हम उस साइज़ के मुताबिक, जितनी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक हम अपनी जो मेमोरी है वो एलोकेट कर सकते हैं डायनेमिकली। मेमोरी एलोकेशन इज डन ड्यूरिंग कंपाइलेशन। स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन के केस में मेमोरी एलोकेशन कंपाइलेशन के दौरान होती है। ठीक है, जब प्रोग्राम आपका कंपाइल हो रहा होता है तो मेमोरी एलोकेट कंपाइलेशन के दौरान होती है। लेकिन डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के अंदर हमारे पास जो मेमोरी एलोकेट होती है वो रन टाइम पे होती है। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल इंटीजर आई है, दिस कमांड विल एलोकेट 2 बाइट्स ऑफ मेमोरी एंड नेम इट आई। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, ये जो सिंपल कमांड है इसमें इंटीजर आई हमने डिक्लेयर किया है, तो अब जब कंपाइल करेंगे प्रोग्राम को तो इसमें हमारे पास कंपाइल टाइम पे मेमोरी जो है वो 2 बाइट्स जो है इस आई वेरिएबल के लिए रिजर्व हो जाएगी और हम उसको नाम दे देंगे आई। इसी तरह डायनेमिक मेमोरी इज एलोकेटेड यूजिंग द न्यू ऑपरेटर। हम डायनेमिकली जब मेमोरी एलोकेट करते हैं तो हमने क्या किया, यहाँ पे इंटीजर दिया, पॉइंटर वेरिएबल दिया जो उस एड्रेस को पॉइंट करेगा, न्यू वेरिएबल जिसमें न्यू मेमोरी एलोकेट करनी है, और उस न्यू मेमोरी ब्लॉक का बिगनिंग एड्रेस रिटर्न करना है जिसको हमारे पॉइंटर ने पॉइंट करना है। और यहाँ पे हमने टाइप दे दी है, साइज दे दिया है कि हमें कितनी मेमोरी रिक्वायर है। तो इंटीजर में क्या होगा, 2 बाइट्स जो है हमारे लिए मेमोरी allocate हो जाएगी। In the above command, new will allocate 2 bytes of memory and return the beginning address of it which is stored in the pointer variable k। ठीक है, तो pointer variable k के अंदर इसमें बिगनिंग एड्रेस न्यू के थ्रू हम स्टोर रिटर्न होगा, और हमारे पास क्या होगा, जो हमारी मेमोरी की 2 बाइट्स एलोकेट, हमारे पास सिर्फ मेमोरी की 2 बाइट्स जो है वो एलोकेट होंगी। स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन में क्या कह रहा है, द मेमोरी इज डीएलोकेटेड ऑटोमेटिकली एज सून एज वेरिएबल गोज आउट ऑफ स्कोप। अब अगर ये हमारा वेरिएबल यूज नहीं हो रहा क्योंकि अब प्रोग्राम खत्म हो गया या फंक्शन एंड हो गया, तो ये हमारे पास ऑटोमेटिकली डीएलोकेट हो जाएगा। लेकिन डायनेमिक एलोकेशन में जैसे हम एलोकेशन खुद करते हैं डायनेमिकली, ठीक है, ऑपरेटर की मदद से, इसी तरह हम मेमोरी को डी एलोकेट भी खुद करते हैं यूजिंग डिलीट ऑपरेटर। ठीक है, तो हम सिंपल लिखेंगे डिलीट कीवर्ड, और ये जो हम पॉइंटर यूज कर रहे थे जो उस मेमोरी को पॉइंट कर रहा था, तो वो हमारे पास डिलीट हो जाएगी मेमोरी। उसके बाद हमारे पास स्ट्रक्चर में अगर हमने पॉइंटर यूज करना है तो हम क्या करेंगे, स्ट्रक्चर नेम करेंगे। अच्छा, हम इसमें देखते हैं कि हम स्ट्रक्चर्स में जब हम पॉइंटर यूज करते हैं तो हम क्या करते हैं, अगर हम स्ट्रक्चर्स के लिए पॉइंटर क्रिएट करते हैं तो उसमें हमारे पास जनरल स्ट्रक्चर सिंटैक्स क्या है कि हम स्ट्रक्चर का नाम देंगे, ठीक है, और डी रेफरेंस ऑपरेटर यूज करेंगे और स्ट्रक्चर पॉइंटर। ठीक है, हम देखते हैं हमारे पास हमने ये स्ट्रक्चर क्रिएट किया है स्टूडेंट नाम का। ठीक है, इसमें हमारे पास स्ट्रक्चर की जो हमारे पास वेरिएबल्स हमने डिक्लेयर किया, पहला रोल नंबर, फिर हमने करेक्टर नाम का एक अरे डिक्लेयर कर लिया है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास स्ट्रक्चर जो है वो सेमी कॉलन पे एंड होता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास मेन फंक्शन है जिसमें हमने स्ट्रक्चर के नाम का एक ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट कर लिया है, जिसे हमने क्या किया है s1 डॉट रोल नंबर, ताकि हम क्या करें कि इस ऑब्जेक्ट के थ्रू डॉट ऑपरेटर के साथ हम जो है इस ऑब्जेक्ट के अंदर रोल नंबर यूज़र से ले लें। उसके बाद हमने क्योंकि हमारे पास यहाँ पे करेक्टर है तो गेट्स का फंक्शन यूज़ किया है, इसमें हमने नाम जो है वो s1 ऑब्जेक्ट के थ्रू हमने नाम जो है वो गेट कर लिया है। उसके बाद हमने स्टूडेंट का एक पॉइंटर जो है वो क्रिएट किया है stu के नाम से। ठीक है, अब उसमें क्या करेंगे कि हमने ये पॉइंटर इसलिए यूज़ किया कि हमने स्टूडेंट का जो स्ट्रक्चर क्रिएट किया है उसके हमने मेंबर फंक्शंस उसके हमने मेंबर वेरिएबल्स को एक्सेस करना है, तो हम पॉइंटर के थ्रू करेंगे। ठीक है, तो stu इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ s1। अब इसमें क्या होगा कि stu जो है वो आपके s1 को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, stu पॉइंटर जो है वो इस टाइम किसको पॉइंट कर रहा है, s1 स्टूडेंट के जो आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है उसको पॉइंट कर रहा है। दैट इज द एड्रेस ऑफ s1 स्टोर्ड इन stu। ये क्या है, ये s1 का वो एड्रेस है जो कि stu के अंदर इस टाइम स्टोर पड़ा हुआ है।
ठीक है। तो हमारे पास हम इस तरह से रेफरेंस क्रिएट करने के लिए हम STU के जो पॉइंटर हैं हम उनको यूज़ करते हैं। अब उसमें क्या होगा कि हमने सी आउट कराना है रोल नंबर, तो इसमें क्या होगा कि उसने डॉट ऑपरेटर के थ्रू रोल नंबर को भी ऑब्जेक्ट, स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, उसने रोल नंबर को भी गेट कर लिया और नेम को भी गेट कर लिया। ठीक है। तो अब उसमें ये क्या किया है कि हमारे पास वो कहता है कि यहाँ पे उसने STU पॉइंटर के थ्रू जब हमने जब स्ट्रक्चर को एक्सेस करना है, स्ट्रक्चर के डाटा मेंबर को एक्सेस करना है, ठीक है, तो हम STU जो पॉइंटर हमने लिया है उसके थ्रू हम रोल नंबर की वैल्यू जो है वो प्रिंट कराएंगे। ठीक है। यहाँ पे वो सिर्फ उसने इस पॉइंटर को एड्रेस असाइन किया था उस ऑब्जेक्ट का जिसके थ्रू हम स्ट्रक्चर का, वो ऑब्जेक्ट का एड्रेस था जिसके थ्रू हमने जो भी मेंबर फंक्शंस थे वो मेंबर वेरिएबल्स थे वो हमने कॉल किए थे स्ट्रक्चर के। ठीक है। उनकी वैल्यूज गेट की थी। अब उन वो वैल्यूज मेमोरी के अंदर ऑब्वियस है किसी एड्रेस के ऊपर पड़ी होंगी, तो हमने स्ट्रक्चर पॉइंटर यूज करके वो एड्रेस की तरफ हमारा वो पॉइंटर मूव करना शुरू हो गया। ठीक है। और हम जब स्ट्रक्चर के वेरिएबल्स की वैल्यूज गेट करेंगे तो इसमें हम ये एरो यूज करेंगे। ठीक है। इसी तरह हम नाम जब लेंगे तो हम इसी तरह पॉइंटर यूज करते हुए नाम लेंगे, इसमें हम सिंबल यूज करते हैं। अब इसमें क्या कर, जब हमने स्ट्रक्चर की बात स्पेसिफिकली करनी है तो फिर हम ये पॉइंटर यूज करेंगे। ठीक है। उसमें क्या है हमारे पास एस, यहाँ पे वो क्या कहते हैं, हेयर S1 इज अ वेरिएबल टू द स्ट्रक्चर स्टूडेंट। S1 जो है वो हमारे पास एक वेरिएबल है स्टूडेंट का। ठीक है। यहाँ पे स्टूडेंट टाइप का एक वेरिएबल हमने क्रिएट किया है। एंड STU इज अ पॉइंटर वेरिएबल टू द स्ट्रक्चर स्टूडेंट। अब STU जो हमने क्रिएट किया है वो हमारे पास स्टूडेंट टाइप का ही, स्टूडेंट के स्ट्रक्चर का ही एक पॉइंटर है। ठीक है। पॉइंटर वेरिएबल है। इसमें अगर हमने स्ट्रक्चर के डाटा मेंबर्स को एक्सेस करना है तो हम उसमें क्या करेंगे, हम पॉइंटर के थ्रू एक्सेस करेंगे। जो हमने स्ट्रक्चर के लिए पॉइंटर क्रिएट किया है हम उसके थ्रू ही स्ट्रक्चर के वेरिएबल्स को एक्सेस करेंगे। तो उसके लिए हम सिंबल कौन सा यूज करेंगे, यहाँ पे हम सिंबल जो है वो एरो यूज करेंगे अगर हमने मेंबर वेरिएबल्स को स्ट्रक्चर के एक्सेस करना है इसलिए। ठीक है। वहाँ पे तो हम सिर्फ स्टैटिक यूज कर रहे थे, लेकिन स्ट्रक्चर के केस में ऐसा नहीं होगा। स्ट्रक्चर के केस में अगर आपने वेरिएबल्स को यूज करना है तो आप यहाँ पे ये सिंबल यूज करेंगे। उसके बाद अगर हम यहाँ पे हमने एक स्टूडेंट टाइप का वेरिएबल क्रिएट किया था। ठीक है। डाटा टाइप का एक स्टूडेंट स्ट्रक्चर का एक वेरिएबल क्रिएट किया था। ठीक है। उस वेरिएबल के थ्रू फिर हमने वो डॉट करके वो जो वेरिएबल्स हैं उनके स्ट्रक्चर, डाटा स्ट्रक्चर के स्टूडेंट के वेरिएबल्स हैं उनको हमने कॉल करके उनमें वैल्यूज स्टोर करवाई थी। ठीक है। यहाँ पे बेसिकली इनिशियलाइज करा रहे हैं हम वैल्यूज को। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट जो है वो क्या कहता है कि हम पॉइंटर ऑब्जेक्ट्स के लिए कैसे क्रिएट करते हैं, तो हम उसमें क्लास यूज़ करते हैं। ठीक है। हम क्लास का नेम लेते हैं, स्टैटिक डीरेफरेंस ऑपरेटर हम स्टिल यूज़ करते हैं क्योंकि हम पॉइंटर क्रिएट कर रहे हैं, और ऑब्जेक्ट पॉइंटर जो उसका जो भी आपने नाम रखना होगा वो आप दे देते हैं। अब इसमें हम ऑब्जेक्ट्स के थ्रू क्रिएट करते हैं। स्ट्रक्चर में हमने स्ट्रक्चर टाइप का वेरिएबल क्रिएट किया था। यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमने स्ट्रक्चर टाइप का ये S1 जो है ये स्ट्रक्चर टाइप का वेरिएबल क्रिएट किया था। ठीक है। अब यहाँ पे हम कहेंगे कि हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो हम क्लास के लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। ठीक है। हमने यहाँ पे एक स्टूडेंट की क्लास ले ली है जिसमें हमने ये वेरिएबल्स दे दिए, रोल नंबर, कैरेक्टर, नेम। ठीक है। और फिर हमने उस क्लास के वेरिएबल्स भी दिए हैं और फिर हमने डाटा फंक्शंस भी, मेंबर फंक्शंस भी दे दिए हैं। ठीक है। वॉइड इन डाटा का मतलब क्या है कि वो रोल नंबर और नेम गेट कर लेगा। ठीक है। जब भी हम कैरेक्टर में वैल्यूज लेते हैं तो फिर हम गेट्स पुट्स के फंक्शन यूज करते हैं, गेट्स कैरेक्टर वेरिएबल लेने के लिए और पुट प्रिंट कराने के लिए। ठीक है। तो इसमें क्या है, यहाँ पे हम शो डाटा करवाएंगे तो इसमें हम पॉइंटर के थ्रू डाटा शो करवा रहे हैं, तो हम जो भी पॉइंटर क्रिएट करेंगे वो हम शो करा देंगे। अब यहाँ पे हमारी जो क्लास है वो स्टूडेंट है, जो S1 है वो हमने क्या कर लिया, यहाँ पे S1 क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट का ही एक पॉइंटर, हमने स्टूडेंट क्लास का एक पॉइंटर क्रिएट कर लिया। अब S1 डॉट, अब ऑब्जेक्ट हमने क्यों क्रिएट किया, वहां पर हमने स्ट्रक्चर टाइप का एक वेरिएबल क्रिएट किया था जो कि एक स्ट्रक्चर के वेरिएबल्स को डॉट ऑपरेटर के थ्रू कॉल कर रहा था पिछले एग्जाम्पल। लेकिन यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट इसलिए क्रिएट किया, जब हम मेंबर फंक्शंस को एक्सेस करते हैं क्लास के तो उसमें हम डॉट ऑपरेटर यूज करते हैं और क्लास का ऑब्जेक्ट के थ्रू हम उन फंक्शंस को कॉल करते हैं। तो S1 डॉट इंडिकेट, यहाँ इन डाटा
तो उसने क्या ये वाला फंक्शन कॉल होगा, इसमें रोल नंबर गेट करेगा और नाम गेट करेगा, ठीक है। फिर क्या होगा, STU जो हमने पॉइंटर क्रिएट किया इस क्लास का, उसमें हम इस S1 ऑब्जेक्ट का एड्रेस रख देंगे कि जो भी डाटा इस ऑब्जेक्ट 1 के थ्रू गेट हुआ है, नाम और रोल नंबर, वो STU पॉइंटर उस मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करना शुरू कर देगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, जो STU है वो आपके S1 स्टेटमेंट को पॉइंट कर रहा होगा। अब इसमें क्या S1 डॉट आउट डाटा, अब यहाँ पे हमने कहा जी ये ऑब्जेक्ट जो है इसके थ्रू हमने आउट डाटा का फंक्शन कॉल कर लिया, जो क्या करेगा, रोल नंबर और नेम जो है वो प्रिंट करेगा। तो इसमें क्या है हमारे पास, हम जो है वो क्या करेंगे, यहाँ पे ये फंक्शन हमारे जो है वो ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल हो जाएंगे। इस तरह से हमारे पास क्या है कि यहाँ पे हमने एक और काम क्या किया, STU पॉइंट्स आउट डाटा। अब यहाँ पे क्या है, ये जो पॉइंटर है ये आउट डाटा को पॉइंट कर रहा है, जो भी हमारे पास आउट डाटा आउट डाटा के फंक्शन में जो भी डाटा प्रिंट होगा वो हमारे पास STU जो है उस लोकेशन को पॉइंट करना शुरू कर देगा और वो डिस्प्ले हो जाएगा। Here S1 is an object of class student and STU is a pointer variable to the class student, ठीक है। S1 जो है वो क्लास का ऑब्जेक्ट है और STU उस क्लास स्टूडेंट का पॉइंटर है। The pointer STU can access the member of class by using symbol। अब ये STU पॉइंटर जो है वो क्लास के मेंबर फंक्शन को इस सिंबल के थ्रू एक्सेस कर सकता है, ठीक है। तो इस तरह से हम अपने पॉइंटर ऑब्जेक्ट्स के लिए कैसे क्रिएट करते हैं, स्ट्रक्चर्स के लिए कैसे क्रिएट करते हैं, यहाँ पे हम ये काम कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ कि अगर सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रक्चर को खुद पॉइंट कर रहा है, तो उसमें हम क्या करते हैं, सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर इज अपना खुद रेफरेंस क्रिएट करता है, ठीक है। सेल्फ रेफरेंस स्ट्रक्चर इज अ स्ट्रक्चर विच कंटेन एन एलिमेंट दैट पॉइंट रेफर टू स्ट्रक्चर इटसेल्फ, जो कि अपने स्ट्रक्चर को ही खुद पॉइंट कर रहा होता है, वो हमारे पास सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे हमारे पास स्ट्रक्चर है स्टूडेंट नाम का, ठीक है। इसमें हमारे पास मेंबर फंक्शन है, कैरेक्टर नेम। अब यहाँ पे हमने स्टूडेंट के ही स्ट्रक्चर का एक रेफरेंस सेल्फ रेफरेंस पॉइंटर क्रिएट कर लिया है, स्टूडेंट नाम का ही एक पॉइंटर क्रिएट करिए, पॉइंटर ऑफ टाइप स्ट्रक्चर इटसेल्फ। अब ये स्टूडेंट का ही एक पॉइंटर है जो कि खुद को रेफर कर रहा होगा। द सेल्फ रेफरेंस स्ट्रक्चर आर यूज फॉर क्रिएटिंग अ नोड इन अ लिंक लिस्ट। ये सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर के की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है, जब हम लिंक लिस्ट में नोड्स क्रिएट कर रहे होते हैं तो तब हम इसको यूज़ करते हैं कि हम लोग एक उसी स्ट्रक्चर का पॉइंटर अपना क्रिएट कर लें ताकि हम नोड्स जो है वो ऐड आसानी से कर सकें, ठीक है, लिंक लिस्ट के अंदर। उसके बाद डायनेमिक स्ट्रक्चर क्या होता है हमारे पास, स्ट्रक्चर पॉइंटर इज इक्वल टू न्यू स्ट्रक्ट टाइप। इसमें क्या है कि हम लोग डायनेमिकली जब स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं तो वो कैसे करते हैं, उसमें उसने कहा है कि हमने स्ट्रक्चर क्रिएट किया स्टूडेंट का, ये सारे काम फंक्शंस उसने वही लिए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे उसने स्टूडेंट स्ट्रक्चर का एक पॉइंटर क्रिएट कर लिया। अब वो यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे उसने उस पॉइंटर का नाम दिया है, ठीक है, जो स्ट्रक्चर टाइप का पॉइंटर है। यहाँ पे उसने न्यू दे दिया और यहाँ पे उसने वो स्ट्रक्चर टाइप दे दिया जिसका हमने पॉइंटर क्रिएट करना है। तो हमारे पास स्ट्रक्चर टाइप क्या है, यहाँ पे स्टूडेंट है, ठीक है। तो वो उस उतनी ही उस टाइम पे रन टाइम पे हमें वही जो वैल्यूज हैं वो प्रोवाइड करेगा। अब इसमें क्या है कि पॉइंटर जो है वो रोल नंबर इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे ये जो पॉइंटर है ये रोल नंबर को पॉइंट कर रहा है, ठीक है, रोल नंबर को एक्सेस कर रहा है। स्ट्रक्चर टाइप का जो वेरिएबल है उसको एक्सेस करने के लिए मैंने पहले बताया कि हम ये ऑपरेटर यूज करते हैं, तो यहाँ पे वो इनिशियलाइज कर देगा उसको 1 से। अब यहाँ पे स्ट्रिंग कॉपी करनी है, स्ट्रक्चर STU नेम और यहाँ पे रमेश कॉपी कर देगा। वो कहता है कि आप स्ट्रक्चर पॉइंटर जो है उसमें आप नाम के अंदर स्ट्रक्चर, ये जो पॉइंटर है स्ट्रक्चर टाइप का, ये आपके नाम को पॉइंट कर रहा है और नाम में आपने क्या डालना है, रमेश, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रिंग कॉपी हो जाएगा नेम के अंदर और फिर यहाँ पे हम सी आउट करवा रहे हैं रोल और नेम। यहाँ पे हम पॉइंटर की मदद से यहाँ पे रोल नंबर और नेम जो है वो प्रिंट डिस्प्ले करवाएंगे। डायनेमिक स्ट्रक्चर कैन बी रिलीज यूजिंग द डीएलोकेशन ऑपरेटर डिलीट। जैसे हमने न्यू करके डायनेमिक स्ट्रक्चर एलकुलेट किया था, रन टाइम पे हम वैल्यूज ले रहे हैं और वहीं पे हम रन टाइम पे सारे काम कर रहे हैं, जितनी स्पेस हमें रिक्वायर होगी उतनी हमें मिल जाएगी। तो हम जब हमने डायनेमिक स्ट्रक्चर हमने जब मेमोरी फ्री करवानी है तो फिर हम उसमें सेम वही काम करेंगे। पहले वहाँ पे भी हम पॉइंटर देते थे जो उस लोकेशन को पॉइंट कर रहा था, तो यहाँ पे हम स्ट्रक्चर टाइप का जो पॉइंटर हमने क्रिएट किया होगा वो हम दे देंगे डिलीट ऑपरेटर और साथ में स्ट्रक्चर का पॉइंटर दे देंगे ताकि हम मेमोरी जो है वो रन टाइम से डीएलोकेट कर सके जब हमारा काम खत्म हो जाए। उसके बाद हमारे पास
डायनेमिक एरेज होती हैं, ठीक है। उसमें हमारे पास क्या है, हम पॉइंटर वेरिएबल यूज़ करते हैं, सेम पॉइंटर वेरिएबल यूज़ करेंगे, न्यू का कीवर्ड यूज़ करेंगे और डाटा टाइप, और यहाँ पे हम साइज दे देंगे। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे पास इंटीजर डाटा टाइप है, स्टैटिक जो है वो पॉइंटर, स्टैटिक एरे जो है हमारे पास पॉइंटर वेरिएबल है। इसमें हमारे पास हमने न्यू का कीवर्ड यूज़ किया और हमारे पास ये एरे इंटीजर टाइप की है, डाटा टाइप हमने बता दी और इसका हमने साइज बता दिया कि ये 10 है। नाउ array 0 will be referred to the first element of array। अब जो हमारे पास array 0 जो फर्स्ट लोकेशन array की होगी वो हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट होगा array का। array 1 will be referred to the second element। array 1 की जो लोकेशन है वो हमारे पास उसके सेकंड एलिमेंट को रेफर करेगी। सिमिलरली वी क्रिएट वन डायमेंशनल डायनेमिक कैरेक्टर array यूजिंग पॉइंटर। इसी तरह हम लोग जो है वो सिंगल डायमेंशनल डायनेमिक कैरेक्टर एरे बी पॉइंटर को यूज करते हुए क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे हमने डायनेमिक इंटीजर टाइप एरे क्रिएट की है, यहाँ पे हम कैरेक्टर टाइप की एरे भी इसी तरह से क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद कहते हैं टू डायमेंशनल एरे में हम पॉइंटर जैसे यूज करते हैं, इसमें सिंपल रोज और कॉलम्स का कॉन्सेप्ट आ जाता है। यहाँ पे हमने पॉइंटर द न्यू ऑपरेटर कैन बी यूज टू क्रिएट टू डायमेंशनल एरे। हम न्यू ऑपरेटर ही यूज करते हैं और उसमें हम जो है वो टू डायमेंशनल एरे क्रिएट कर सकते हैं। उसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमने पॉइंटर एरे वेरिएबल ले लिया, पॉइंटर टाइप एरे ले लिए, पॉइंटर क्रिएट कर लिया, पॉइंटर वेरिएबल, यहाँ पे हमारे पास ये रो आ गई, ये कॉलम आ गया, रो कॉलम को वैल्यूज असाइन कर दी, ठीक है। अब ये पॉइंटर वेरिएबल है इज इक्वल टू न्यू का वेरिएबल यूज किया, डाटा टाइप यूज की इंटीजर, और क्योंकि टू डायमेंशनल है तो रो इनटू कॉलम आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब अगर हम एलिमेंट्स रीड करेंगे एरे के तो हम लूप्स लगाएंगे, यहाँ पे i+1 करके हम अपने वैल्यूज जो है वो एंटर कर लेंगे रो के अंदर, ठीक है। इसी तरह जब हमने कॉलम की वैल्यूज रीड करनी है तो फिर हम कॉलम की वैल्यूज जो हैं वो यहाँ पे हम रोज के अंदर वैल्यूज जो हम इस तरह से डिस्प्ले कराएंगे, कॉलम के अंदर हम इस तरह से भी वैल्यूज ले सकते हैं। अरे जो हमारे पास है पॉइंटर और i इंटू सी प्लस जे, ठीक है। तो हम इस तरह कॉलम में जो हमने वैल्यूज लेनी है वो इस तरह से हम करके वैल्यूज रो इंटू कॉलम प्लस जे, इस तरह से हम करके वैल्यूज जो है वो ले सकते हैं। रो की वैल्यू को कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे और जे के साथ क्योंकि लूप जे पे चल रही है इसमें इंक्रीमेंट होता जाएगा। तो हम डायनेमिकली बी टू डायमेंशनल अरेज बी जो है वो यूज कर सकते हैं। उसमें हम पॉइंटर्स की मदद से डायनेमिकली टू डायमेंशनल अरेज जो है वो उनको भी क्रिएट कर सकते हैं। डायनेमिक एरे के लिए मेमोरी जो है वो हम डिलीट के थ्रू ही रिड्यूस करेंगे, इसमें डिलीट और साइज दे देंगे और आपका पॉइंटर वेरिएबल आ जाएगा। यहाँ पे जो सिंटैक्स है वही है डिलीट ऑपरेटर, यहाँ पे सब्सक्रिप्ट साइज आपका जो भी है और एरे जो पॉइंटर आपने लिया था वो आप दे देंगे तो आपकी मेमोरी डीएलोकेट हो जाएगी। उसके बाद स्टैटिक एरे और डायनेमिक एरे में क्या डिफरेंस है। स्टैटिक एरे जो है वो हमारे पास इट इज क्रिएटेड इन स्टैक एरिया ऑफ मेमोरी, ये स्टैक के अंदर क्रिएट हो जाती है। इट इज क्रिएटेड इन हीप एरिया ऑफ मेमोरी, डायनेमिक एरे हीप एरिया के अंदर क्रिएट हो जाती है। इसमें स्टैटिक एरे में एरे का साइज फिक्स होता है, द साइज ऑफ एरे इज डिसाइडेड ड्यूरिंग रन टाइम। एरे का साइज जो है वो रन टाइम पे डिसाइड होता है, जितने एलिमेंट डाल देंगे वो उतनी की एरे बन जाएगी। मेमोरी एलोकेशन इज डन ड्यूरिंग कंपाइलेशन टाइम, जो मेमोरी एलोकेशन है वो कंपाइलेशन टाइम पे होती है, यहाँ पे मेमोरी एलोकेशन जो है वो रन टाइम पे होती है। दे रिमेन इन द मेमोरी एज लॉन्ग एज देयर स्कोप इज नॉट ओवर, ये तब तक मेमोरी में रहती है जब तक जो है उसका स्कोप खत्म नहीं हो जाता, उसकी यूजेज खत्म नहीं हो जाती। दी नीड टू डी एलोकेटेड यूजिंग डिलीट ऑपरेटर, ठीक है। इसमें क्या है कि जब आपने डायनेमिक जब आप एरे एलोकेट करते हैं तो उसमें आप डायनेमिकली एरे को डी एलोकेट भी करते हैं काम खत्म होने के बाद यूजिंग डिलीट ऑपरेटर। उसके बाद कहते हैं जी मेमोरी लीक का क्या कॉन्सेप्ट है। मेमोरी लीक हम किसे कहते हैं। मेमोरी लीक अकर व्हेन अ पीस और पीसेस ऑफ मेमोरी दैट वाज प्रीवियसली एलोकेटेड बाय अ प्रोग्रामर इज नॉट प्रॉपर्ली डीएलोकेटेड बाय द प्रोग्रामर। मेमोरी लीक का कॉन्सेप्ट क्या है कि जब हमारे पास कोई भी हम मेमोरी की एक लोकेशन या दो लोकेशन या उससे ज़्यादा हम यूज़ करते हैं, मेमोरी का कोई भी हिस्सा हम यूज़ करते हैं, पहले हमने यूज़ किया है या किसी प्रोग्रामर ने यूज़ किया है तो वो एलोकेट हुआ था किसी प्रोग्राम को या ठीक है किसी प्रोग्राम को एलोकेट हुआ था, तो प्रोग्रामर ने प्रॉपरली डी एलोकेट नहीं किया तो ये मेमोरी लीक होगी, ठीक है। इवन दो दैट मेमोरी इज नो लॉन्गर इन यूज बाय प्रोग्राम इट इज स्टिल रिजर्व। अगर हमारा प्रोग्राम खत्म हो गया और हमने उसको डी एलोकेट नहीं किया तो हमारा प्रोग्राम जो है वो स्टिल वो मेमोरी उस प्रोग्राम के लिए रिजर्व होगी, एंड दैट पीस ऑफ मेमोरी कैन नॉट बी यूज बाय द प्रोग्राम अंटिल इट इज प्रॉपर्ली डी एलोकेटेड बाय द प्रोग्राम। और उसमें कोई दूसरा प्रोग्राम उस मेमोरी को तब तक यूज नहीं कर सकेगा
जब तक हमने उसको प्रॉपरली डीएलोकेट नहीं किया होगा। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड अ मेमोरी लीक। तो यही वजह है कि ये मेमोरी लीक कहलाती है, बिकॉज इट्स लाइक अ लीकी फैसेट इन विच वाटर इज बीइंग वेस्टेड। ये इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसे ही है कि हमने पानी को किसी ऐसी चीज़ में डाला है कि जो लीक हो रही है, तो वहाँ से हमारा पानी भी ज़ाया हो रहा है। तो इसी तरह मेमोरी लीक के कॉन्सेप्ट में भी हमारी मेमोरी वो वाली वेस्ट हो रही होती है कि वो रिजर्व भी हुई होती है और कोई प्रोग्राम यूज़ भी नहीं कर रहा होता। ठीक है, ओनली इन दिस केस इट्स कंप्यूटर मेमोरी। और इस केस में अगर हम पानी की जहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं, तो हम मेमोरी लीक एग्जांपल इस तरह से लें, तो हम कंप्यूटर के केस में ये कहेंगे कि ये मेमोरी लीक है। ठीक है, उसके बाद मेमोरी लीक यहाँ पे उसने एग्जांपल दी हुई है कि हमारे पास एक मेन का फंक्शन था, यहाँ पे हमने पॉइंटर दिया और डायनेमिकली हमने वैल्यू जो है वो दे दी, 2 बाइट्स की रिजर्व हो गई और पॉइंटर को हमने कहा जी ये हमारे पास 100 है। ठीक है, above code resulted in memory leak because the memory reserved using new operator is not freed, this memory is never deallocated and is wasted। अब यहाँ पे ये जो कोड हमारे पास है, हमने न्यू ऑपरेटर यूज करते हुए ये सारी इस प्रोग्राम के लिए मेमोरी एलोकेट कर ली, लेकिन जब हमारा प्रोग्राम रन हो गया, एग्जीक्यूट हो गया, हमारा काम खत्म हो गया, तो हमने डिलीट ऑपरेटर के थ्रू डायनेमिक मेमोरी को जो है वो डीएलोकेट नहीं किया। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो मेमोरी लीक का कॉन्सेप्ट आएगा। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में लिंक लिस्ट स्टार्ट करेंगे। इस लेक्चर में कोई भी प्रॉब्लम होगी तो इंशाल्लाह हम डिस्कशन सेशन में उसको देखेंगे। होप्स हो कि आप लोगों को लेक्चर समझ आएगा। थैंक यू सो मच।